हेलो एवरीवन। बच्चे इस वाले लेक्चर में ना एक सेक्शन बेटा और डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, सेक्शन 54। चलो बेटा, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, उसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 क्लॉज 88 में आपको उसकी डेफिनेशन गिवन है। क्या है समझते हैं बेटा। देखो, उसने कहा है स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय अ कंपनी। तो कौन इशू कर रहा है? कंपनी इशू कर रही है। किसको? टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स वो हैं जो कंपनी इशू कर रही है। किसको? डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को। ठीक है, एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेटा एक बात सुनो, ये देखो सेक्शन 2 क्लॉज 88 ने बेटा साफ साफ कह दिया है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स पे सेक्शन कौन सा 53 अप्लाई नहीं होगा। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मैं भी समझाता हूं आपको। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। मैं आपको बेटा थोड़ा समझाता हूं। देखो सेक्शन 54 पहले बेटा थोड़ा समझ लेते हैं, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं जरा एग्जांपल से समझना। देखो बेटा, एक कंपनी है, ठीक है, सपोज मारुति कंपनी है। कौन सी? मारुति। ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है बेटा, ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है बेटा, कंपनी का ना कोई डायरेक्टर है या फॉर दैट मैटर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है। तो कंपनी का कोई डायरेक्टर है या कंपनी का कोई एम्प्लॉय है। ठीक है, यहां तक कॉपी करो। कंपनी का कोई डायरेक्टर है या कंपनी का कोई एम्प्लॉय है। बेटा इस डायरेक्टर या एम्प्लॉय ने ना कोई रिसर्च करी है, या मैं कहूं कोई इन्वेंशन करी है। कोई रिसर्च करी है या कोई इन्वेंशन करी है। सर किस तरह की रिसर्च? बेटा इस डायरेक्टर ने ना ऐसी रिसर्च करी है कि जिससे कार की माइलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लोगों को फ्यूल की कॉस्ट जो है वो बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगी। यानी सिंपल वर्ड्स में इस डायरेक्टर ने एक रिसर्च करी है टू इंक्रीज माइलेज ऑफ कार, या आप कह लो टू रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट, जिससे फ्यूल की खपत बहुत कम होगी बेटा। ऐसी एक रिसर्च इस एम्प्लॉय ने, डायरेक्टर ने करी है। ठीक है, अब बेटा इस डायरेक्टर ने क्या करा? इस डायरेक्टर ने अपनी रिसर्च को पेटेंट करवा लिया। उसको हम नाम देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
तो एम्प्लॉय ने, डायरेक्टर ने उस रिसर्च के क्या ले लिए बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लिए। सिंपल वर्ड्स में कहो तो उसने उस इन्वेंशन को पेटेंट करवा लिया। बेटा पेटेंट करवाने का क्या मतलब हुआ, बिना उसकी इजाजत के कोई भी और पर्सन उसकी इस रिसर्च, उसकी इस इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता है बेटा, बिना उस डायरेक्टर की इजाजत के। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। ठीक है, अच्छा अब सुनो बेटा। बेटा कंपनी ना चाहती है, कंपनी चाहती है कि डायरेक्टर या एम्प्लॉय ये रिसर्च, या मैं बोलूं ये आईपीआरस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, मतलब सेल कर दे। कंपनी ये चाहती है कि ये डायरेक्टर या एम्प्लॉय अपने आईपीआरस हमें दे दे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इतना खून पसीना, वर्ड देखो बेटा, स्वेट, स्वेट मतलब क्या हुआ बेटा, पसीना। तो एक बार बताओ, इतना पसीना खर्च करके डायरेक्टर ने, एम्प्लॉय ने इन्वेंशन करी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी को तो ये इन्वेंशन नहीं देगा, बदले में कुछ तो चाहेगा। तो कंपनी बेटा इस डायरेक्टर और एम्प्लॉय को एज कंसिडरेशन क्या इश्यू कर देती है, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स। तो कंसिडरेशन के तौर पे कंपनी डायरेक्टर को क्या दे देगी, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स। बस इन्हीं इक्विटी शेयर्स को हम क्या नाम देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। बेटा ये इक्विटी शेयर्स उस पसीने के बदले, उस स्वेट के बदले दिए जा रहे हैं, जो स्वेट, जो पसीना डायरेक्टर और एम्प्लॉय ने बहाया है उस रिसर्च को करने में। ठीक है बेटा, अब एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा, दो तरीके होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने के। ठीक है, या तो बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए जाएंगे एट डिस्काउंट। सर क्या मतलब हुआ, सपोज बेटा आपने कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस 150 चल रहा था, आपने 150 मार्केट प्राइस का शेयर इश्यू कर दिया 15 रुपए का, पक्का। तो आपने डायरेक्टर को 150 रुपए मार्केट प्राइस का शेयर 15 रुपए का दे दिया, तो मिल गया ना कंसिडरेशन, डायरेक्टर को सस्ता शेयर मिल गया बेटा, 150 रुपए का शेयर 15 रुपए का मिल गया। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, कंपनी डायरेक्टर से कंसिडरेशन ले ही ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब कैश ना ले। विदाउट एनी कंसिडरेशन मतलब नो कैश, कैश ना ले, कंपनी डायरेक्टर से कैश ना ले। जैसे 150 रुपए मार्केट प्राइस का शेयर कंपनी ने इश्यू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी ने दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोनों ही केसेस में बेटा डायरेक्टर को फायदा हो गया। आईपीआर के बदले, पहले केस में बताओ, आईपीआर के बदले आपको क्या मिला, 150 रुपए का शेयर 15 रुपए का। दूसरे केस में आपको आईपीआर के बदले क्या मिला, 150 रुपए का शेयर मुफ्त में। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में
डायरेक्टर को फायदा हुआ, बस पहले वाले केस में 135 रुपए का फायदा हुआ, दूसरे वाले केस में 150 रुपए का फायदा हुआ। कॉपी करो बेटा। ये पूरा कंसेप्ट होता है बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स का। तो पहले केस में उसे सस्ता शेयर दे दिया कंपनी ने और दूसरे केस में उसको मुफ्त शेयर दे दिया। तो पहले केस में आपने एम्प्लॉय को सस्ता शेयर दिया है, सस्ता शेयर, और दूसरे केस में आपने एम्प्लॉय को मुफ्त शेयर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इतना ही फर्क है। लो कॉपी करो बेटा, फिर हम आगे समझना शुरू करते हैं। चलें आगे चलें। देखो अब आता है बेटा कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेचर ऑफ शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स must belong to a class of shares already issued by the company। बेटा एक बात याद रखना, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कंपनी इशू करने वाली है ना डायरेक्टर्स को, वो शेयर्स उसी क्लास को बिलोंग करने चाहिए जिस क्लास के शेयर्स कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटे, अगर कंपनी इशू कर चुकी है इक्विटी शेयर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, ये शेयर्स कंपनी ऑलरेडी क्या कर चुकी है, इशू कर चुकी है। तो याद रखना, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू करोगे वो भी विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स ही होने चाहिए। आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करने वाली है वो उसी क्लास को बिलोंग करने चाहिए जिस क्लास के शेयर्स ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है। फिर ऑथराइजेशन फॉर इशू। Issue of sweat equity shares must be authorized by passing a special resolution। तो बेटा क्या चाहिए होगा, पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब कंसेंट किसका चाहिए, शेयर होल्डर्स का, मोर देन इक्वल टू 75% शेयर होल्डर्स का। तो कम से कम 75% का, 3/4 का कंसेंट चाहिए बेटा। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बेटा जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा ना, उसमें ये 4 बातें मेंशन होनी चाहिए। पहली कौन सी, कितने शेयर्स आप इशू करने वाले हो, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, मार्केट प्राइस कितना है। हमारे वाले एग्जाम्पल में बेटा मार्केट प्राइस कितना था, 150 रुपए। कंसिडरेशन इफ एनी। बेटा इफ एनी क्यों लिखा हुआ है, इफ एनी बेटा कंसिडरेशन तभी आएगा जब आप कंसिडरेशन लोगे। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में देखो बेटा, आप कंसिडरेशन कहां पर ले रहे हो, इस वाले केस में आप कंसिडरेशन ले रहे हो, इसमें तो कंसिडरेशन बेटा है ही नहीं। तो कंसिडरेशन तो तभी आएगा ना जब कंसिडरेशन लोगे। और कितना ले रहे हो, बताओ कितना कंसिडरेशन ले रहे हो, 15 रुपए का। और फिर आता है क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू हुम स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। तो आपको बताना पड़ेगा कौन से वो डायरेक्टर्स हैं, कौन से वो एम्प्लॉइज हैं जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जाएंगे। ठीक है, ये 4 बातें आपको स्पेशल रेजोल्यूशन में मेंशन करनी पड़ेंगी। फिर आता है कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस। बेटा एक बात याद रखना, अगर लिस्टेड कंपनी है ना, तो लिस्टेड कंपनी को तो सेबी की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, जो भी सेबी की गाइडलाइंस है। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा विद रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर लिस्टेड है सेबी की गाइडलाइंस, अनलिस्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस।
फिर उसने कहा है सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल, सिंपल बात, द राइट्स लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस प्रोविजंस एज आर एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स शैल अप्लाई टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। बेटा एक बात याद रखना, जो राइट्स, जो लिमिटेशंस, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो प्रोविजंस नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के होते हैं ना, जो राइट्स लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस प्रोविजंस जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स पे अप्लाई करते हैं, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स पे भी अप्लाई करेंगे। बेटा बस नाम ही फर्क है, राइट्स सेम होंगे, लिमिटेशन सेम होंगी, रिस्ट्रिक्शन सेम होंगे, प्रोविजंस सेम होंगे। द होल्डर्स ऑफ sweat equity shares shall rank pari passu with the holders of other equity shares। बेटा pari passu का मतलब होता है having equal right, लिख लो, having equal right। सर क्या मतलब हुआ इसका? बेटा ये बात तो मैंने अभी ऊपर बताई ना, जो एक तरफ है स्वेट इक्विटी शेयर्स और एक तरफ है अदर इक्विटी शेयर्स। बेटा उन्होंने कहा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स और अदर इक्विटी शेयर्स के राइट्स वगैरह, राइट्स रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस वगैरह सब पारी पासू होंगी। पारी पासू का मतलब क्या हो गया? इन दोनों को बराबर माना जाएगा, एक ही नाव में तोला जाएगा, एक ही तराजू में तोला जाएगा। बेटा इनके इक्वल राइट्स होंगे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव इन दोनों में नहीं करा जाएगा, एक ही तराजू में दोनों को तोला जाएगा। बेटा ठीक है। फिर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 शैल अप्लाई नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्शन 54 पे सेक्शन 53 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स पे सेक्शन 53 अप्लाई नहीं करेगा, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स can be issued at discount। सेक्शन 53 अप्लाई नहीं करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। ठीक है बेटा, समझ आ रहे हैं? अच्छा, अब उसने क्या कहा है? प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिंपल बातें हैं बेटा। पहला, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू होम। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था आप स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू करते हो? डायरेक्टर्स को या फिर अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को। ठीक है। अब बेटा ये वाले जो रूल्स हैं ना, ये वाले जो रूल्स हैं, ये आपको बताएंगे किस तरह के डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जा सकते हैं, किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जा सकते हैं। तो देखो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड ओनली टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। फॉर दिस पर्पस द एक्सप्रेशन एम्प्लॉय मीन्स a permanent employee of the company who has been working in India or outside India। तो उन्होंने कहा सबसे पहली बात, किस एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करे जा सकते हैं? वो एम्प्लॉय आपका बेटा परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, टेम्पररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है या फिर आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस एम्प्लॉय परमानेंट होना चाहिए। फिर उसने क्या कहा? अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट। फिर उन्होंने कहा डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
an employee or director as defined in A or B above of a subsidiary in India or outside India or of holding company of the company। तो उन्होंने कहा बेटा अगर वो एम्प्लॉय और डायरेक्टर सब्सिडरी का, मेरी कंपनी की सब्सिडरी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर भी है ना तो भी चलेगा, या फिर वो एम्प्लॉय और डायरेक्टर मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर है ना तो भी चलेगा। मैंने क्या कहा, अगर वो एम्प्लॉय और डायरेक्टर जरूरी नहीं मेरी कंपनी का हो, मेरी सब्सिडरी का है तो भी चलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है मेरा हो, मेरी होल्डिंग का है तो भी चलेगा। ठीक है। फिर टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अलॉटमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी वैलिड for making the allotment within a period of not more than 12 months from the date of passing of special resolution। तो सिंपल वर्ड्स में बेटा मुझे एक बार बता दो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 12 महीनों के अंदर अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, नहीं तो स्पेशल रेजोल्यूशन इनवैलिड हो जाएगा बेटा। तो याद रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन का वैलिडिटी पीरियड कितना है, 12 महीने। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 12 महीनों के अंदर अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, नहीं तो स्पेशल रेजोल्यूशन इनवैलिड हो जाएगा। फिर आता है लॉक इन पीरियड। बेटा लॉक इन पीरियड में क्या कह रहा है वो, The sweat equity shares issued to directors or employees shall be locked in or non-transferable for a period of 3 years from the date of allotment। बेटा एक बात याद रखना, आपने जो स्वेट इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को इशू करे हैं ना, लॉक इन पीरियड है बेटा 3 साल का। लॉक इन पीरियड है बेटा 3 साल का। सर लॉक इन पीरियड का क्या मतलब हो गया, मतलब बेटा ये स्वेट इक्विटी शेयर्स 3 सालों तक नॉन ट्रांसफरेबल हैं। मतलब नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब डायरेक्टर और एम्प्लॉय 3 साल तक इन शेयर्स को आगे मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे बेटा 3 साल तक। सर ये 3 साल कहां से हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जिस दिन स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करे गए हैं वहां से 3 साल तक आप इन स्वेट इक्विटी शेयर्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ये क्या होंगे, नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। ठीक है। एंड द फैक्ट दैट शेयर सर्टिफिकेट्स आर अंडर लॉक इन एंड पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ लॉक इन शैल बी स्टैम्प्ड इन बोल्ड और मेंशनड इन एनी अदर प्रोमिनेंट मैनर ऑन शेयर सर्टिफिकेट। और बेटा ऐसे केस में पता है किया क्या जाता है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा कि ये जो शेयर्स हैं ये लॉक्ड इन हैं। लॉक्ड इन मतलब नॉन ट्रांसफरेबल हैं। कितने साल तक, 3 साल तक ये नॉन ट्रांसफरेबल है। और उस पर लिख दिया जाएगा पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ लॉक इन। पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ लॉक इन मतलब ये 3 साल का पीरियड कौन सी डेट को खत्म हो रहा है, ये बात भी आपके शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन कर दी जाएगी। बेटा सिंपल बात है ना, आपको जब लाइसेंस इश्यू होता है तो बेटा लाइसेंस पे भी तो लिखा होता है कि इस लाइसेंस का जो टेन्योर है वो 10 साल है। मतलब लिखा होगा उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी, ये लाइसेंस इस डेट को क्या कर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। सिंपल यहां पर भी बेटा शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाएगा कि 3 साल तक लॉक इन रहेंगे। इस डेट को वो 3 साल का पीरियड खत्म हो रहा है, उसके बाद ये शेयर्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। ये बात मेंशन कर दी जाएगी उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है। फिर आता है लास्ट, लिमिट्स ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स। ध्यान से सुनना बेटा, द कंपनी शैल नॉट इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन
15% of existing paid up equity share capital in one financial year or shares of the issued value of 5 crore whichever is higher। बेटा एक बात सुनो, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? ये वाला पॉइंट कह रहा है एक साल में, एक साल की बात हो रही है, वन फाइनेंशियल ईयर की, एक साल में आप मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स, आप मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू कर सकते हो? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़ के दोनों में से जो भी हायर है बेटा। एक साल में इससे ज्यादा की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। सपोज बेटा आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ का 15% मतलब 7.5 करोड़ और 5 करोड़ दोनों में से जो भी हायर है, 7.5 करोड़ हायर आ रहा है। इसका मतलब आप एक साल में 7.5 करोड़ से ज्यादा के, 7.5 करोड़ से ज्यादा के आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते एक साल में। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर उसने कहा एट एनी टाइम द स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। अब क्या लिखा हुआ है? एट एनी टाइम। बेटा अब यह बात आ गई पूरी जिंदगी में, लाइफ टाइम में बात करते हैं, लाइफ टाइम की। उन्होंने कहा पूरे लाइफ टाइम में कंपनी मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितने स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या कर सकती है? इशू। तो एक साल में 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर एक साल में, और पूरे लाइफ टाइम में पेड अप शेयर कैपिटल का मैक्सिमम 25%। बेटा समझ आया डिफरेंस? और इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, एक एक्सेप्शन है। उन्होंने कहा है अ स्टार्टअप कंपनी जिसने नया नया बिजनेस शुरू किया है मे इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। बेटा उन्होंने कहा है अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है ना, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है मैक्सिमम 50%, 25% नहीं, मैक्सिमम 50%। कब तक? अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। मतलब सुनो बेटा, मतलब सुनो, आज कंपनी देखो बेटा, यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उन्होंने कहा इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक, इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक एक स्टार्टअप कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू कर सकती है? 50% ऑफ पेड अप कैपिटल 10 सालों तक। तो ये एक एक्सेप्शन है बेटा स्टार्टअप कंपनी का। ठीक है, तो ये बेटा आपका ना एक एक्सेप्शन आ गया। चलो सेक्शन 54 बेटा हमारा खत्म हो गया। मेरे ख्याल से बच्चे केस पूरा समझ आया सबको। चलो एक न्यू सेक्शन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो टिल देन थैंक यू।